इस वक्त मेरे साथ जाने माने चर्चित नामी इतिहासकार विक्रम संपत मौजूद है। विक्रम जी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार और धन्यवाद कि आपने इतनी बढ़िया किताब लिखी। इसे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद कार्तिकेय जी। शुक्रिया विक्रम। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जी ये आपको विचार कैसे आया कि ये किताब लिखी जाए, इन लोगों को इतिहास में जगह दी जाए? जी ये संयोगवश हुआ था कार्तिकेय जी। मैं अपने अच्छे मित्र श्री संजीव सान्याल जी से एक बार दिल्ली में मिला था और ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने ये जिक्र किया कि अगर आपने देखा हो कि हमारे जो इतिहास के पाठ्य पुस्तक है उसमें जिस तरह से हमें इतिहास सिखाया जाता है वो एक के बाद एक उन जंगों के बारे में है जहां भारत और भारतीय लोग हारते आए हैं। चाहे वो अरब इन्वेजन ऑफ सिंध हो, बैटल ऑफ तरेन, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूर वॉर, बैटल्स ऑफ पानीपत, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, ये सब तो हमारे छात्रों को कंठस्थ हैं कि किन किन कैसे कैसे युद्ध हुए जहां हम लोग हारे थे। पर अगर आज भी हम एक सभ्यता की तरह, एक राष्ट्र की तरह जिंदा हैं तो कुछ तो जंग हुए होंगे जो हमने जीते भी हैं। तो वो कौन से लोग थे, वो शौर्य की कौन सी गाथाएं थी जो हमारे पूर्वजों ने गढ़ी थी, जिनके बारे में हमको पूरी तरह से अनभिज्ञ रखा गया है। तो ये हम जब बात कर रहे थे तो संजीव जी ने भी बोला कि क्या 10 नाम तुम गिना सकते हो ऐसे युद्धों का जहां भारत और भारतीयों ने विजयश्री प्राप्त की हो। और सच बताऊं तो हम दोनों जो इतिहास के इतने प्रेमी हैं, बहुत हमें कष्ट हुआ कि हमें 10 नाम भी हम गिन नहीं पा रहे थे। तब मैंने सोचा कि एक ऐसी किताब आनी चाहिए जिसमें एटलीस्ट शुरू करने के लिए कुछ 15 ऐसे नाम हो जो देश के विभिन्न भागों से भी हो। जैसा आपने बोला, हमारा जो इतिहास है वो बिल्कुल दिल्ली केंद्रित बन जाता है। दिल्ली में छोटे से छोटे जो रियासत हैं उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, चाहे वो तुगलक हो, लोधी, खिलजी, इन सब का इस देश के इतिहास में या सभ्यता में क्या योगदान है मुझे पता नहीं है। वो आक्रांता थे, काफी क्रूरी आक्रांता थे, उनके बारे में हमारे बच्चे सब कुछ पढ़ते हैं। पर दक्षिण भारत हो या पश्चिम भारत हो या पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो किसी को पता भी नहीं है कि वहां कौन कौन से राजवंश थे, कौन कौन से लोग थे। अहोम राजवंश जो असम में था वो 600 साल तक उन्होंने राज किया। इसी तरह दक्षिण में मेरे जो राज्य है कर्नाटक से, वाडियार जो राजवंश, वो 600 साल तक उन्होंने राज किया। पर भारत के कितने लोगों को इन सारे लोगों वीर वीरांगनाओं के बारे में कुछ भी ज्ञान है। और साथ ही साथ जो महिला वीरांगनाएं थी उनके बारे में भी हमारा जो इतिहास है, इसको हिस्ट्री बोलते हैं, वो हिज स्टोरी बन जाता है। हर स्टोरी उसमें आता ही नहीं है, तो महिलाओं का भी काफी उपेक्षा उसमें होती है, हमारा जो नैरेटिव है। तो इन सारी चीजों को थोड़ा करेक्ट करने के लिए इस किताब को लिखने का मैंने सोचा। विक्रम जी, आपने अपनी किताब में कई चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन एक मूल भावना मेरे जो मन में आई वो ये आई कि ये जो तमाम लोग थे ये इस देश में पुराने मंदिरों की जीर्णोद्धार से भी जुड़े हुए थे, और जो इस्लामिक आक्रमण कर रहे थे, चाहे वो पठान थे, चाहे वो तुर्क थे, चाहे वो हिंदुस्तान में थे, वो मंदिरों पे आक्रमण करते थे और कुछ लोगों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई उन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए। इसमें आपने जिक्र किया है देवी अहिल्याबाई होलकर का। इसमें बड़ा साफ होता है कि काशी विश्वनाथ जो मंदिर देख रहे हैं, जो जहां शिवलिंग लगा है, एक अरसे तक उस पर मंदिर तक नहीं बना पाए थे क्योंकि वहां जो सल्तनत थी उसको शिवलिंग को ढकने नहीं देना चाह रही थी। तो कहीं ना कहीं जो मंदिरों की जीर्णोद्धार की आज जो बात हो रही है, जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जितने राजा, मैं रेनेसांस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो यूरोप से जुड़ा है, लेकिन जो जीर्णोद्धार है भारतीय परंपराओं का, वो जुड़े थे और उसकी चर्चा नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल कार्तिकेय जी, अगर अहिल्याबाई का ही जिक्र हम देखें तो उनका मैंने नाम इसमें इसलिए जोड़ा क्योंकि वो तो कोई योद्धा नहीं थी जो युद्ध में जाके किसी युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की। पर एक सिविलाइजेशनल विक्ट्री, हमारी सभ्यता के लिए एक जीत जो उन्होंने हासिल की, वो इसी तरह की कि पूरे देश को एक सूत्र में उन्होंने पिरोया। और वो हमारी सभ्यता, हमारे धर्म के आधार पे उन्होंने किया। और जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करके शायद उन्होंने ये
चयन किया इन सारे क्षेत्रों का, चाहे वो 12 ज्योतिर्लिंग हो। सिर्फ काशी के बारे में हम बोलते रहते हैं, परंतु 12 ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार उन्होंने किया था। 4 धामों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया था। साथ ही जो 7 पुरी होते हैं, जो गरुड़ पुराण में आता है, उनका भी उन्होंने जीर्णोद्धार किया, जो मुस्लिम आक्रांताओं ने जिसको नष्ट कर दिया था। तो उनको ये उत्तर से लेके दक्षिण और पूर्व से लेके पश्चिम तक पूरे देश को पिरोने का, धर्म, संस्कृति और सभ्यता के द्वारा ये उन्होंने एक बीड़ा उठाया था। और काशी विश्वनाथ की ही हम बात करें तो इनसे पहले वो 3 बार उसका नाश हो गया था। एक पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के वक्त पे, फिर रजिया सुल्तान के वक्त पे, फिर 15वीं 16वीं शताब्दी में भी उसका नाश हो गया था, और उसके बाद ऑफ कोर्स औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ दिया था। तो उसके बाद से आज तक जो मंदिर वहां पे खड़ा हुआ है वो देवी अहिल्याबाई होलकर की वजह से ही है। तो आज जब हम बात करते हैं कि हिंदू रिनेसांस हो रहा है और प्रधानमंत्री के जो कदम हैं उनके वजह से सारे ऐसे जो मुख्य स्थल हैं, जो उज्जैन का महाकाल हो या फिर काशी विश्वनाथ हो, बद्रीनाथ हो, तो इसका शायद एक ऐतिहासिक एक बैकग्राउंड भी है, जहां अहिल्याबाई जैसे लोगों ने भी इसका इम्पोर्टेंस जाना था कि अगर देश को इकट्ठा रखना है तो सभ्यता और संस्कृति और धर्म के नाम से सबको एक सूत्र में पिरोना है। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात इस किताब से मुझे खुद संशोधन करते वक्त निकल के आई थी। ये बात क्योंकि हम सभ्यता की बात कर रहे हैं, मैं बाद में जाना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे आपने दक्षिण भारत से लोग लिए हैं। उत्तर भारत के संदर्भ में एक बड़ी चीज़ साफ होती है, जिस तरीके से हमारे पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है मध्यकालीन भारत को। ये जो आपकी किताब में जो संस्मरण है इन लोगों के बारे में, उससे बहुत साफ होता है कि जो हिंदू संस्कृति से जुड़े बड़े मंदिर या स्थान थे, उन पे लगातार हमले हुए हैं, वो तोड़े गए हैं। और गौरतलब बात यह है कार्तिकेय जी कि 7वीं शताब्दी में और 8वीं शताब्दी में पहली बार अरबों का भारत पे आक्रमण हुआ और सिंध उनके कब्जे में आया। परंतु उसके बाद उनको 500 साल लगे थे उत्तर भारत पे भी कब्जा करके दिल्ली सल्तनत स्थापित करने के लिए। 1206 में ही मोहम्मद घोरी का जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने स्लेव डायनेस्टी शुरू किया जो दिल्ली सल्तनत बना। तो 500 साल तक उत्तर भारत में भी इतना सारा एक प्रतिशोध हुआ, एक रेजिस्टेंस का दौर था। और 500 साल कोई कम अवधि तो होती नहीं है। बाकी देशों में प्रॉफिट मोहम्मद के दिवंगत होने के 70-80 सालों के अंदर पूरा जो मध्य एशिया हो या नॉर्थ अफ्रीका हो, आज का जो सीरिया और इजिप्ट और इराक, पर्शिया, इस सब का इस्लामीकरण हो गया था। परंतु भारत में सिर्फ दिल्ली में स्थापित करने के लिए उनको अगर 500 साल अगर लगा हो, तो कुछ तो रेजिस्टेंस उत्तर भारत ने बहुत दिया होगा। और बार बार ये तथ्य सामने आते गए कि ललितादित्य जो कश्मीर में थे, वो और कन्नौज के यशोवर्मन, हालांकि वो दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, परंतु एक कॉमन एनिमी के सामने उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे। साथ ही साथ उज्जैन के महाराजा और फिर बप्पा रावल, जय भट्ट और पुलकेशिन, और दक्षिण से दंती दुर्ग और चालुक्यन रूलर विक्रमादित्य, ये सारे लोगों ने भी अरबों के खिलाफ एक बड़ा एक अलायंस क्रिएट किया ताकि अरब्स को बाहर भारत से निकाल दिया जाए। और साथ ही साथ कार्तिकेय जी, आपने जो बात छेड़ी वो बहुत प्रासंगिक है कि हिंदू रेजिस्टेंस जो था, जब महमूद ऑफ गजनी गुजरात आया और सोमनाथ के मंदिर का नाश करने के लिए वो आया था, वहां के जो चालुक्य महाराजा था भीमदेव, वो तो भाग खड़े हुए थे। परंतु जब वो सोमनाथ मंदिर पहुंचा तो वो खुद अचंभित रह गया कि 50,000 से ज्यादा जो आम हिंदू थे, जो राजा की सेना से जुड़े नहीं थे, वो सब आम हिंदू थे जो एक सप्ताह तक अपने अस्त्र शस्त्र जो भी उनके थे उसको लेके उन्होंने अपने मंदिर और अपनी देवता की रक्षा की। और महमूद ऑफ गजनी के जो बड़ा सा सैन्य था उसका सामना किया। ऑफ कोर्स उसके बाद सारे मारे गए, पर मोहम्मद गजनी को ये लगा था कि आसानी से वो सोमनाथ के मंदिर में प्रवेश कर सकता है, पर उसको ये प्रतिरोध झेलना पड़ा था। और ये
आम हिंदू थे, कोई राजा महाराजा या सेनानी नहीं थे। तो इससे तो एक चीज साफ होती है, जिस तरीके से जो वामपंथी इतिहासकार ये झूठ बेचते हैं हिंदुस्तान में कि जो हिंदू धर्म की कल्पना है या हिंदू धर्म के जो प्रतीक हैं या हिंदू होने का जो एहसास है, वो केवल इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश लोग आए, बटा हुआ भारतीय समुदाय एक हो गया और जो हिंदू धर्म है वो उन सब संस्थाओं ने खड़ा कर दिया जो एक भारत को हिंदू प्रतीकों के जरिए देखना चाह रही थी। आपकी किताब से तो साफ होता है कि हिंदू धर्म का एहसास कॉलोनियल एक्सपीरियंस से पहले का था, कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मनगढ़ंत कहानी है। चाहे वो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो या पूर्वोत्तर हो या पश्चिम हो, कहीं भी हो, ललितादित्य से लेके शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज तक, और फिर चोल वंश तक, और फिर अहोम राजवंश तक, और मणिपुर के राजाओं तक, कि हिंदू होने की जो भावना थी वो सब में थी। इसीलिए वो अपने धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, जैसे मैंने बोला, आम हिंदू भी खड़े हुए थे। और एक और उदाहरण अगर दूं, जब महमूद अफ गजनी ने सोमनाथ का मंदिर नाश करके वो वापस जा रहा था, तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए उसको बरगलाया गया। जब वो वापस गजनी की तरफ जा रहा था, तो आम हिंदू फिर एक गाइड के रूप में आए रास्ते में, कि आपको पानी पिलाने के लिए एक जगह दिखाते हैं, और उनको बरगला के इधर उधर रेगिस्तान में लेके जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये हमको हमारे साथ छल कर रहा है। तो जब उसको पकड़ा जाता है, तो वो गाइड बोलता है कि आपने हमारे मंदिर और हमारे देवता का नाश किया है, तो हम आपसे बदला लेना चाहते थे। तो उसका ऑफ कोर्स उन्होंने मार डाला। पर जिस तरह से, अगर वो हिंदू होने का अगर उनके अंदर भावना नहीं थी, अपने मंदिर के प्रति वो आस्था, वो प्रेम, वो श्रद्धा नहीं थी, तो आम नागरिक ऐसे आके उसकी रक्षा करने के लिए नहीं जुड़ते। और इस किताब में आपने एक चीज का जिक्र किया है जो दोबारा से वामपंथी उस पर नहीं पढ़ाया जाता है, कि जहां एक तरफ बेगम हजरत महल हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ लेके चलने की कोशिश कर रही थी, वहां कई लोग जिहाद भी कर रहे थे। यानी 1857 में जिहाद जुड़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ का ही हम देखें तो वहां दो गुट बन गए थे। एक तो बेगम हजरत महल और उनके जो बेटे थे बिरजिस कदर, तो जो जिनको नवाब बना दिया गया था वाजिद अली शाह के बाद, तो वो तो हिंदू मुसलमानों को साथ लेके, दोनों के जो धर्म थे जिसपे आक्रमण हो रहे थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो उसके खिलाफ में वो दोनों खड़े हुए थे। परंतु साथ ही साथ मौलवी अहमदुल्ला शाह भी थे, जो इसको बिल्कुल काफिरों के खिलाफ लड़ी हुई एक जिहाद के रूप में देख रहे थे, जहां अंग्रेज सरकार काफिर थी, और इसको एक धार्मिक युद्ध के रूप में देख रहे थे। तो ये भी सत्य जो है, वामपंथी इतिहास हमें इसके बारे में सच नहीं बताता। और इन दोनों गुटों के बीच में काफी अंतर्विरोध और प्रतिरोध रहा उस पूरे कालखंड में, और इसी के वजह से लखनऊ का अंततोगत्वा पतन भी हुआ, जब लखनऊ की हार हुई 1857 में। आपकी किताब से दो चीज़ें बड़ी साफ होती हैं कि जिस तरह से पढ़ाया जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है इतिहास जैसे सब उत्तर भारत का इतिहास हो, दक्षिण भारत, मध्य भारत, दक्खन का, पूर्वोत्तर का इतिहास पढ़ाया नहीं जाता है। दो चीज़ें आपने लिखी, आपने पोलिगर वॉर्स का जिक्र किया। आपने कहा है कि 1857 इस देश की पहली पॉपुलर रेजिस्टेंस नहीं थी, 1799 में पोलिगर युद्ध था, और आपने कहा कि वो तीन फेजेस में लड़ा गया। उसको आपने वेलू नचियार की कहानी से जोड़ा है। तो क्या मैं कह सकता हूं अपने शो में कि 1857 से पहले दक्षिण भारत में लगभग 58 साल पहले पहला रेजिस्टेंस हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बहुत ही, मेरे लिए भी मैं अचंभित रह गया ये पढ़ते वक्त, कि वेलू नाचियार जो थी देश की पहली महिला थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी। और उनके देहांत के बाद उनके जो सेनानी थे, जो उनको मरदू बंधु कहते हैं, दो चिन्ना मरदू और पेरिया मरदू, दो बड़े भाई और छोटे भाई, उन्होंने इसका पूरा एक बीड़ा उठाया। और कट्टबोम्मन वीरपांडियन, उन्होंने भी उसमें शामिल हुए। और सारे जो पालीगार, जो जिनको नायक बोलते हैं, छोटे छोटे जो तालुकदार थे उत्तर भारत में, दक्षिण में उनको पोलीगार या पाड़ेगार कहते थे, तो वो सारे लोग इकट्ठा हो गए।
चाहे वो मैसूर से हो धोंडोजी वाघ, और फिर केरला से पलस्सी वर्मा, राजा पलस्सी वर्मा, और फिर तमिलनाडु से काट्टाबोम्मन, और फिर ये मरुदु बंधु, ये सारे लोग एक पूरा एक डिक्लेरेशन उन्होंने श्रीरंगम के मंदिर के दीवारों पे भी चिपकाई थी कि किसी भी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को इस देश से भगाना चाहिए। तो भारत, और उसमें पूरा जैसे हम पूजा में संकल्प लेते हैं जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरत खंडे, तो उनका जो डिक्लेरेशन था वो उस तरफ से था कि जम्बू द्वीप का ये जो भूखंड है, इस पे ये म्लेच्छों ने आके कब्जा कर लिया है और हम सबको एकत्रित होके इन्हें हमारे इस भूखंड से बाहर निकालना है। तो देश की परिकल्पना तभी हो गई थी उनको। और दक्षिण में ये दो यानी आप ये लगभग कह रहे हैं कि जो लोग बात करते हैं इंडिया दैट इज भारत, बाद में लिखा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, वो लोग ये नहीं समझते कि भारत की कल्पना हजारों साल से है, भारत पहले बिल्कुल से है। बिल्कुल कार्तिकेय जी, जैसे देखिए किसी भी देश का मेरे हिसाब से एक तो है राजनीतिक जो है बाउंड्रीज हैं, बॉर्डर्स है, परंतु संस्कृति और सभ्यता के मामले में हम हमेशा से एक राष्ट्र रहे हैं। और चाहे वो देवी पुराण हो जहाँ देवी खुद बोलती है अहम राष्ट्री, जहाँ मैं राष्ट्र की रानी हूँ, और फिर विष्णु पुराण में अगर हम उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, तो हिमालय और सागर के बीच में जो विशाल भूखंड है उस वर्ष को या उस देश को भारत कहा जाता है, और उसके जो संतति हैं उनको भारतीय बुलाया जाता है। तो इसका जो हमारे पूर्वजों के मन में इसमें कोई शंका नहीं थी कि भारत का नाम क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं, उसकी परिकल्पना क्या है। तो ये भी एक कृत्रिम एक पक्ष वामपंथी लोग लगाते हैं कि सिर्फ अंग्रेज आए और उन्हीं की वजह से हम एक सूत्र में हमें पिरोया गया है। कई वामपंथी इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि मुगलों की वजह से हम एक राष्ट्र होके एकत्रित हुए थे, नहीं तो हम बिखरे हुए थे उससे पहले। ये भी बिल्कुल गलत है। सांस्कृतिक रूप से हम हमेशा से एक राष्ट्र थे। आदि शंकराचार्य ने अपने जब दिग्विजय पे वो निकले और केरल के एक छोटे से गांव से लेके उन्होंने 4 धामों की स्थापना की। वो केरल में ही अपनी धाम बना सकते थे, वो क्यों दक्षिण में श्रृंगेरी, उत्तर में बद्रीनाथ, पूरब में पुरी और पश्चिम में द्वारका, चारों दिशाओं में उन्होंने एक एक धाम इसलिए बनाया ताकि सारे जो हमारे पीठ थे वो देश की सीमाओं को एक तरह से रेखांकित करे। और सबसे ऊपर सर्वज्ञ पीठ था जो कश्मीर था, शारदा पीठ। इसी तरह हमारे सारे जो ज्योतिर्लिंग हैं वो भी पूरे देश में स्कैटर्ड हैं, और शक्तिपीठ जो है 51 शक्तिपीठ वो भी सब जगह स्कैटर्ड हैं। तो देश की सीमाओं की परिकल्पना सभ्यता, धर्म और संस्कृति के हिसाब से हमारे पूर्वजों के मन में मुझे लगता है बहुत ही स्पष्ट तरीके से उनके मन में था वो कल्पना। यानी आप जैसे आपने बताया, इसमें एक सवाल बहुत अपने आप में प्रत्यक्ष रूप से सामने आता है, और वो ये आता है कि जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, जब हम या भारत की बात करते हैं, तो जब राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं हर संदर्भ में केवल एक मुगल शब्द आता है। लेकिन जैसे कान्होजी आंग्रे का योगदान, उन्होंने एक नौसेना बना दी, या जिस तरीके से आपने बोला कि ये लचित बारुफुकन या मार्तंड वर्मा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किया, तो जो चीज़ें केवल मुगल साम्राज्य के संदर्भ में देखी जाती हैं, अगर उसे मार्तंड वर्मा के संदर्भ में बताया जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, या अगर आप इसके संदर्भ में देखें कि कान्होजी आंग्रे एक नौसेना कैसे बनती है, तो इससे एक चीज़ साफ होती है कि हमारे इतिहास में ऐसे लोग हैं जिनके अपने अपने अच्छे क्षेत्र हैं जहाँ उनका बहुत योगदान रहा है भारतीय समाज और राज्य में, पर वो पढ़ाया जाता नहीं है। मुझे आज भी याद है कि 100 में से शायद 60 पन्ने होंगे मुगल राज्यों पे, लेकिन जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी उसमें शायद 7-8 पन्ने होते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही दुख की बात है कार्तिकेय जी कि हम सबसे जो महान मुगल शासक था औरंगजेब, जो आक्रांता था, सब जगह उन्होंने मुगल परचम लहराया था, उसी के कालखंड में अगर हम पश्चिम की ओर देखें तो शिवाजी महाराज ने जिस तरह से डटकर उनका मुकाबला किया, और शिवाजी महाराज के बाद जिस तरह से उनके पुत्र संभाजी
तो इसका इतिहास भी मैं इस किताब में कान्होजी आंग्रे के संदर्भ में इसको रेखांकित करता हूँ कि संभाजी को पकड़ के उन पे किस तरह से अत्याचार किए गए, और फिर उनके जो पोते थे शाहू, उसको पकड़ के लेके गए थे दिल्ली और वहां नजरबंदी में उनको रखा गया। इन सब के बावजूद मराठा साम्राज्य स्थापित रहा और इतना महान बन गया कि मुगल खुद उनके अनुयायी बनने की एक नौबत आ गई थी। और भारत को अगर अंग्रेजों ने मुगलों से नहीं लिया परंतु मराठाओं से लिया। उसी कालखंड में, औरंगजेब के काल में, सुदूर पूर्वोत्तर में अहोम जो महाराजा था चक्रध्वज सिंहा, और उनके जो सेनापति थे लचित बरफुकान, उसने मुगलों को, और उनकी बहुत विशाल एक सेना थी जो राजा राम सिंह के नेतृत्व में औरंगजेब ने असम भेजा था, उसको पछाड़ के बाहर कर दिया था। और पूरा जो पश्चिमी असम मुगलों ने कब्जा कर लिया था उसको उनके कब्जे से छुड़ा लिया। और साथ ही साथ उसी वक्त में हम देखते हैं बंदा सिंह बहादुर पंजाब में, तो पंजाब हो गया, असम हो गया, दक्षिण हो गया, या फिर अपने महाराष्ट्र हो गया, सब जगह विद्रोह और प्रतिरोध की जो ज्वालाएं भड़क रही थी, ये मुगलों के जो सबसे जो जेनिथ बोलते हैं उस दौरान भी हो रही थी। परंतु ये कहानियां हमें नहीं बताया जाता, हमें सिर्फ द ग्रेट मुगल्स इसी की गुट्टी पिलाई जाती है हमेशा। और आखिर में आपसे सवाल पूछना चाहूँगा इस इंटरव्यू को क्लोज करने के लिए, हमें अगर अपने देश की, क्योंकि देश का इतिहास जब लिखा जाता है तो आने वाली पीढ़ी के लिए लिखा जाता है। देश का इतिहास पिछले 1000 साल में ऐसे है कि कुछ भी नहीं था गौरव, अपने गौरव का एहसास करने के लिए, मतलब जैसे हिस्ट्री ऑफ लूजर्स लिखी जा चुकी थी। आपको लगता है कि ऐसे कई और अन्य राजा रानियां हैं जिनकी कहानियां अभी लिखी नहीं गई हैं, बताई नहीं गई हैं, क्योंकि वक्त नहीं है? आपने चोलास के बारे में लिखा, आपने मणिपुर में किस तरीके से वैष्णव धर्म फैला उसके बारे में लिखा, आपने बोरोफुकन के बारे में लिखा, किस तरीके से एक बड़ी मुगल सेना को उन्होंने परास्त कर दिया, गुवाहाटी में किस तरीके से नदी का सहारा लिया। तो आपने वो तरुण जाबाजी की कहानियाँ लिखी हैं, ना केवल पुरुषों के संदर्भ में बल्कि महिलाओं के संदर्भ में भी आपने लिखा। ऐसे और भी राजा हैं, ऐसी और भी रानियां हैं, ऐसे और भी महापुरुष हैं? बहुत सारे हैं कार्तिकेय जी, और जब से किताब आई है और उस पर चर्चाएं शुरू हुई हैं, खासकर सोशल मीडिया में, मुझे रोज या तो सुझाव मिलते हैं या गाली मिलते हैं। सुझाव ये कि आप इन XYZ इनको भी आप ले सकते हैं, आप अगले जो संस्करण एक और सीक्वल इसका बनाइए। गाली इसलिए मिलती है कि आपने इसको क्यों छोड़ दिया इसको क्यों नजरअंदाज कर दिया। तो जैसे मैंने कहा, ये एक शुरुआत है और आई थिंक ये समय आ गया है कार्तिकेय जी कि हम बिना एक अपॉलोजेटिक हुए अपने ही जो इतिहास है, अपने पूर्वजों का जो की कहानियां हैं, हम एक राष्ट्र के तौर पे, एक सभ्यता के तौर पे आज हम देख पा रहे हैं। नहीं तो जो हीनता की भावना हमें कूट कूट कर भर दी गई थी 70 सालों में, खासकर वामपंथी इतिहास और उसके लेखकों के द्वारा, वो धीरे धीरे उसकी जकड़ जो है छूट रही है। और जो युवा पीढ़ी है और जो नए पाठक हैं, वो जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या सिर्फ सबके सामने घुटने टेकते रहे क्या? उन्होंने, उनकी कोई उपलब्धियां नहीं थी, उन्होंने उनकी कोई शौर्य की गाथाएं नहीं थी। तो ये जिंगोइज्म और एक फॉल्स प्राइड पैदा करने की कोई एक मंशा नहीं है मेरी, परंतु देश का जो सच्चा इतिहास है नई पीढ़ी के पास पहुंचाने का एक सच्चा मैंने प्रयास किया है। और इसका सीक्वल शायद बनना ही चाहिए, 2-3 सीक्वल शायद बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुझे अब पता चल रहे हैं। कल ही किसी ने बोला, यूट्यूब पे एक पॉडकास्ट हुआ तो किसी ने बोला, लांगूला नरसिंह देव उड़ीसा का कोई राजा, जिन्होंने प्रोएक्टिव होके जो तुर्कों के सामने उन्होंने 13वीं शताब्दी में बहुत सारे जंग लड़े थे और उनको उड़ीसा से बाहर निकाल दिया था। तो इसके बारे में हम में से शायद किसी को इसका नाम भी पता नहीं था, और इन्होंने ही कोणार्क का मंदिर भी बनाया था। तो ऐसे बहुत सारे और भी हैं, जो नागभट्टा के बारे में मैंने बोला, या पुलकेशिन, या फिर बप्पा रावल, राजा दहर का तो जिक्र मैंने इसमें किया है, पर उन पे भी और शोध होना चाहिए। तो मुझे लगता है अब हमें अपने जो सच्चे वीर हैं, सच्चे वीर वीरांगनाएं हैं, उनको चयन करना हमें आना चाहिए, और उनके प्रति हमारी श्रद्धा और आस्था भी दिखाने का ये एक प्रयास है।
विक्रम जी, मैं आपको इस प्रयास के लिए और इस किताब को लिखने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं चाहूँगा कि इसका एक नहीं, कम से कम आप 2 सीक्वल निकालें, जिसमें आपने जो शुरुआत की है उत्तर पूर्व की, जो पूर्वी तट के जितने इस तरह के शूरवीर थे उनके बारे में भी लिखा जाए। जैसे आपने उड़ीसा की बात की, आंध्रा में भी होंगे, तेलंगाना में भी होंगे। मैं चाहूँगा कि आप उस पर भी लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया इस इंटरव्यू के लिए। तो मैं अपने दर्शकों को बताऊँगा कि ये किताब है जो विक्रम संपत ने लिखी है, द ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। अनिवार्य तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसका पढ़ना ज़रूरी है अगर आप लड़ने की कहानियाँ, रेजिस्टेंस की कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं और इस देश के गौरव को समझना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे हमारा खास साक्षात्कार विक्रम संपत के साथ। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल। नमस्कार।